दूसरा काम ये किया दोस्तों कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया। मिस्टर मोदी, आतंकवादी मछली नहीं है, वो पानी में नहीं रहते। पानी रोक देने से आतंकी नहीं मरेंगे, उनकी कमर नहीं टूटेगी, तो टूटकेबाजी बंद कीजिए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। पहलगाम में हुए हमले को सोचकर और देखकर दिल दहल जाता है कि कितनी बेरहमी से उन्होंने 26 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और वो जो लम्हा था वो किसी की जिंदगी उजाड़ने के लिए काफी था। और उस पर हमारी मोदी सरकार के ऐसे काम करना जिससे उन आतंकवादियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। और जाहिर सी बात है कि पहलगाम की असलियत को हमारी गोदी मीडिया तो बिल्कुल भी दिखाएगी नहीं, लेकिन हमारे देश में ऐसे ईमानदार जर्नलिस्ट भी हैं जो लोगों को असलियत से रूबरू करवाते हैं। आज की वीडियो में हमारी देश की सच्ची और ईमानदार जर्नलिस्ट प्रज्ञा मिश्रा जी ने पहलगाम हादसे की असलियत को बयान किया है। साथ ही गोदी मीडिया और मोदी सरकार के पाकिस्तान पर उठाए कदम पर उन्होंने असलियत को बयान किया। नमस्कार। तमाम हिंदू मुसलमान के बीच आपको इस भाजपा नेता की बात सुननी चाहिए और समझना होगा कि धर्म के आड़ में नफरत की खाई खोदने वाले लोग आपको असली चीज कभी नहीं बताएंगे, असली बात कभी नहीं बताएंगे। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये भाजपा नेता अरविंद एस अग्रवाल हैं, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले से बाल बाल बचकर वापस लौटे हैं। इन्होंने अपनी आपबीती सुनाई और वो सुनकर लोगों के होश उड़ गए। सुनिए, ये कहते हैं, आपने अपनी जान दांव में लगाकर हमारी जान बचाई, हम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये शायद जिसके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं यही नजाकत अली होंगे। और इनके साथ इस तस्वीर को शेयर करते हुए ये बता रहे हैं कि इन्हीं नजाकत भाई ने अपनी जान दांव में लगाकर इनकी जान बचाई। क्या आप अभी भी ये मानेंगे कि वाकई ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है? चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ। पहलगाम हमले में अपनी जान बचाकर लौटे एक और भाजपा नेता हैं, जिनका नाम है कुलदीप स्थापक। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और इस देश में गोदी मीडिया जो नफरत की खाई खोद रहा है उसको कैसा तमाचा मारा है वो आपको सुनना चाहिए। कुलदीप स्थापक अपने अकाउंट से एक चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं, जम्मू कश्मीर पहलगाम, नजाकत भाई के नाम एक दिल से लिखा गया खत। मेरे भाई, आपने जिस जज्बे और बहादुरी से हमें वहां से निकाला वो मंजर अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी, गोलियों की आवाजें, चीख पुकार और मौत का साया था। वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अपनी जान को दांव पर लगाकर जो इंसानियत आपने दिखाई वो शब्दों से परे है। मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। हम तो शायद इस मुश्किल हालात से निकल आए, लेकिन दिल में बस एक ही चिंता है, आप और आपका परिवार। आज हर न्यूज़ चैनल पर आपका नाम है, लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? लोग धर्म और जाति पर बहस करेंगे, लेकिन जिसने इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल पेश की उस नजाकत भाई को वहां कौन संभालेगा? यही सोचकर दिल बेचैन हो जाता है। कुछ के लिए ये सिर्फ एक खबर होगी, एक वीडियो है, एक क्लिक है, लेकिन हमारे लिए ये जिंदगी और मौत का फासला था। और उस फासले को आपने अपने कंधे पर उठाकर पार किया। मेरे बच्चों को आपने खुद अपनी गोद में उठाया, कंधे पर बैठाकर उन खतरनाक पहाड़ियों पर 14 किलोमीटर तक दौड़ते रहे। जब मुझे लगा कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, तब मैंने उस वक्त एक बात कही थी, भाई मेरे बच्चों को घर तक सुरक्षित पहुंचा देना। और आपने सिर्फ मेरे बच्चे ही नहीं, मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे और मेरे बच्चों को अपने साथ और मेरे माता पिता की आखिरी उम्मीद को भी आपने बचा लिया और सुरक्षित स्थान पर हमें पहुंचा दिया। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद ये शब्द लिखने के लिए भी जिंदा नहीं होता। जो दुर्घटना हुआ उसे तो मैं जल्द से जल्द भूलना चाहता हूँ, लेकिन वो 45 मिनट का मंजर, वो पहाड़ी को पार करना था और जहां मैं हार मान गया था, उसके बाद भी मेरा हौसला आपने बढ़ाते हुए मेरा आपने कभी साथ नहीं छोड़ा। और मेरे बच्चों और मेरे परिवार के लिए आपने जो किया वो मैं कभी जीवन भर भूल नहीं सकता। नजाकत भाई, आपने उस दिन सिर्फ जान नहीं बचाई, इंसानियत को भी जिंदा रखा। आपको मैं ताउम्र भूल नहीं सकता। ये व्यक्ति भाजपा नेता हैं। इनकी पत्नी, अगर आप इनके प्रोफाइल में जाएंगे तो इनकी पत्नी आपको दिखाई देंगी, जो कि पूर्व स्थापक हैं, जो कि भाजपा से ही पार्षद हैं छत्तीसगढ़ में। आप सोचिए कि क्या ये झूठ बोल रहे हैं, क्या ये सच नहीं बता रहे? आपको देखना होगा कि आखिर असलियत क्या है।
जो गोदी मीडिया सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है, जो गोदी मीडिया सिर्फ हिंदू मुसलमान वाले प्रोपेगेंडा को फैला रहा है, जो सिर्फ एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें भाजपा का एजेंडा छुपा हुआ है, वो सच कह रहा है, या ये लोग जो अब मौत को अपने सामने देख कर आए हैं, बाल बाल बचकर आए हैं, वो सच कह रहे हैं? दोस्तों, फैसला आपको करना है। आपके लिए सही क्या है? क्या नफरत की खाई को बनने देना, उस नफरत की खाई में घुटते रहना, या फिर इंसानियत का सफेद उजाला देखना? दोस्तों, पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद शॉक्ड है। चाय की दुकानें हों, बैंक दफ्तर हों, बड़ी बड़ी IT कंपनियां हों, खेत में गेहूं काटता किसान ही क्यों ना हो, हर जगह बस यही बात हो रही है कि वो कितना भयानक समय रहा होगा जब पत्नी के सामने पति को गोलियां मारी गई होंगी, जब पत्नी अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर पति की लाश को गोद में लिए बैठी होगी। कितना भयानक मंजर होगा जब पत्नी की गोद में पति की लाश होगी, उसकी आंखों के सारे आंसू सूख चुके होंगे। सोचिए कितना भयानक मंजर होगा जब पत्नी पति की लाश लेकर घर लौटी होगी। उस गम और मातम के बीच प्रधानमंत्री की सूरत देखिए जरा। मातम और दुख के माहौल में बिहार में ये रैली करने के लिए पहुंचे हैं, और रैली के मंच पर इनकी हंसी, इनकी ठिठोली देखकर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे पर आपको किसी तरह का कोई गुस्सा दिखाई दे रहा है? क्या आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई पीड़ा, कोई दुख या कोई बदले की भावना दिखाई दे रही है? प्रधानमंत्री को क्या लगता है? क्या वो कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर आए हैं? सिर्फ मोदी ही नहीं, भाजपा के कुछ कार्यकर्ता पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे, और इनसे हंसी संभाले नहीं संभल रही थी। अब फैसला आपको करना है, क्या ये सच्चे राष्ट्रवादी हैं? दोस्तों, मोदी सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि अब कश्मीर में लोग जमीन खरीद सकते हैं, वहां से शादी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। लोगों ने पूरा भरोसा किया। कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 5-10 गुना बढ़ गई। सरकार को मालूम था पर्यटक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन जिस बाईसरन वैली में 2000 पर्यटक मौजूद थे, वहां कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये जानते हुए भी कि आतंकी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी हमला कर सकते हैं। हमले के बाद भी कुछ करने के बजाय मोदी गाल बजाते हुए पाए गए, बोले सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। दोस्तों, पहलगाम का बॉर्डर कहीं भी किसी भी दिशा से पाकिस्तान से नहीं लगता। आतंकियों ने भारत के भीतर घुसकर हमारे नागरिकों को मारा है। भाषण से काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमें चाहिए। हम कब तक पीओके को केवल नक्शे में भारत में दिखाते रहेंगे? अब हमें आतंक की फैक्ट्री पीओके पर कब्जा करना चाहिए। भारतीय लोग पीओके में भी पिकनिक मनाना चाहते हैं, वहां भी जाना चाहते हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति से अगर आतंकियों की कमर टूट जाती ना, तो आतंकी अब तक जलकर राख हो चुके होते। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति से आतंकियों की कमर नहीं टूटने वाली। इसलिए अपनी बकवास भाषणबाजी प्लीज बंद कर दीजिए। आपको कुछ करने के लिए गद्दी पर बिठाया गया है तो कुछ कीजिए। और दोस्तों, अब तक आतंक की कमर तोड़ने के लिए इन्होंने क्या क्या किया है, चलते चलते एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। पहला काम मोदी जी ने यह किया कि पाकिस्तान के सरकारी एक्स अकाउंट यानी ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया। मिस्टर मोदी, ट्विटर अकाउंट बैन करने से आपकी कल्पना से भी बड़ी सजा क्या आतंकवादियों को मिलेगी? दूसरा काम यह किया दोस्तों कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया। मिस्टर मोदी, आतंकवादी मछली नहीं है, वो पानी में नहीं रहते। पानी रोक देने से आतंकी नहीं मरेंगे, उनकी कमर नहीं टूटेगी। तो टोटकेबाजी बंद कीजिए, पीओके पर हमला कीजिए जहां से आतंकवादी भारत में घुसते हैं। आपको प्रधानमंत्री गिरी नहीं आती,
तो मैं बता देती हूँ। आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए जो तीसरा कद्दू में तीर मारा गया है वो ये है कि जो पाकिस्तानी वीजा लेकर भारत आए हैं उनको 2 दिन में भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। मिस्टर मोदी जी, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आतंकी वीजा लेकर नहीं आते, वो समुंदर से आते हैं। वो कश्मीर में आपके इंटेलिजेंस की आंख में धूल झोंक कर सीमा पार कर लेते हैं। आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा देने के लिए मोदी ने चौथा काम ये किया दोस्तों कि अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। इससे आतंक की कमर कैसे टूटेगी? मिस्टर मोदी, कोई एक्सप्लेनेशन है या फिर जैसे रैलियों में आप वोट के लिए अपने वोटर्स को मूर्ख बना देते हैं वैसे अपनी नाकामी छिपाने के लिए इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं? तो मोदी जी ने 5वां काम क्या किया है आतंकवादियों को सोच से भी ज्यादा बड़ी सजा देने के लिए? 5वां काम ये किया है कि उच्चायोग में रक्षा सेवा के पद खत्म कर दिए हैं और राजनयिकों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी है। मोदी ने आतंकवादियों को कल्पना से परे सजा देने के लिए 6ठा काम यह किया है कि सर्वदलीय बैठक बुला ली और बिहार में रैली कर रहे हैं। आतंकियों को कल्पना से परे सजा देने के लिए मोदी ने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। हाँ, एक काम और किया है, बिहार में रैली में अंग्रेजी में भाषण दिया है। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. दोस्तों, मोदी को आतंकवाद पर बोलने के लिए रैली की खोज करनी पड़ी। आखिर किस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने बड़े हमले के बाद रैली का इंतजार करता है कि रैली में वो कुछ बोलेगा? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी आतंकवाद को जड़ मूल से कैसे खत्म करना है वो जानते नहीं है, वो सब जानते हैं। ये वीडियो देखिए, कैसे नरेंद्र मोदी सरकार को धोया करते थे और आतंकवाद पर कैसे सवाल उठाते थे। सुनिए और उम्मीद करिए कि आज नरेंद्र मोदी यही सवाल क्या अपनी सरकार से पूछेंगे, क्या अपने आप से पूछेंगे, क्या अमित शाह से पूछेंगे? सुनिए। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। यही सवाल है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं? दोस्तों, एक बात और है, गोदी मीडिया ये दिखा रहा है कि मोदी इतने ज्यादा परेशान हैं, इतने दुखी हैं कि कानपुर का दौरा रद्द कर दिया, सऊदी से भारत भाग आए। लेकिन वही गोदी मीडिया आपको ये नहीं बताता कि जिस दिन कानपुर का दौरा रद्द किया मोदी ने, उसी दिन बिहार में जाकर रैली की। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। क्यों? क्योंकि बिहार में सरकार बनानी है। क्यों? क्योंकि बिहार में बिना हिंदू मुसलमान के चुनाव जीत नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 2024 में चुनाव में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, बिना नाम लिए लड़े थे, इसीलिए बैसाखी पर आ गए थे। इसीलिए मोदी ने बिहार में रैली की और उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, इसीलिए कानपुर में रैली नहीं की। दोस्तों, फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। प्रज्ञा जी का दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इस वीडियो में अच्छी तरीके से सारी बातों का खुलासा किया। और ये तो आपने और हमने इस वीडियो में देख ही लिया कि मोदी जी को पहलगाम में मरने वाले मासूम लोगों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। दोस्तों, दुख तो इस चीज का होता है ना कि पहले भी लोगों ने राजनीति खेली है, लेकिन ऐसी राजनीति किसी ने नहीं खेली जो किसी इंसान के ऊपर पैर रखकर खेली जा रही हो। और रही बात उन आतंकवादियों की, तो उन आतंकवादियों ने जिहाद को कुछ और ही रूप दे रखा है। जबकि जिहाद का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी मासूम को मार दो। जिहाद का मतलब तो अपनी बुराइयों को खत्म करना होता है, अपनी इच्छाओं को खत्म करना होता है। जिहाद का मतलब अपने आप से जिहाद करना होता है। और ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का कत्ल करे तो उसका कोई ईमान धर्म नहीं होता, वो हैवान ही कहलाता है जो इंसानियत का दुश्मन होता है। पहलगाम में जितने भी लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, ये वाकया हुआ है, उनका दुख हम कम तो कर नहीं सकते, लेकिन अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, और इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।